नमस्कार। पॉलिटिक्स विद प्रभाकर की इस कड़ी में आपका स्वागत है। इस बार बात पश्चिम बंगाल से सटे असम की। आप जानते हैं कि जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, इस बार उसमें पश्चिम बंगाल के साथ साथ असम भी है। पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले असम में भाजपा बीते 5 वर्षों से सत्ता में है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपको मेरा ये कार्यक्रम पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही टिप्पणियों से अपनी राय से भी मुझे अवगत कराएं। इससे मेरा उत्साह बढ़ेगा और वैकल्पिक पत्रकारिता मजबूत होगी। आप जानते हैं कि असम में बीजेपी बीते 5 वर्षों से सत्ता में है। पश्चिम बंगाल में भी वह ममता बनर्जी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही है और तमाम नेता, चाहे अमित शाह हो चाहे जेपी नड्डा हो, यहाँ 200 से ज़्यादा सीटें जीतकर 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में तो उसके पास खोने को कुछ नहीं है। उसके गिने चुने विधायक हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में भी उसने बेहतर प्रदर्शन किया था और 2 से बढ़ाकर अपनी सीटें 18 कर ली थी। लेकिन अब विधानसभा चुनाव में अंतर होता है और मुद्दे भी स्थानीय होते हैं, तो इसमें देखना होगा कि नतीजा क्या रहता है। फिलहाल बात असम की। असम में सत्ता में होने के नाते उसे खतरा कुछ ज़्यादा है। यहाँ तो उसके पास बंगाल में खोने को कुछ नहीं है, लेकिन असम में खतरा है। वहाँ जिस तरह से कांग्रेस ने 5 दूसरे राजनीतिक दलों के साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ एक गठबंधन बनाया है और साथ ही कुछ नए क्षेत्रीय दल भी चुनावी समर में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, वह भगवा पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। नागरिकता कानून और जिसे सीएए कहा जा रहा है और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी एनआरसी के मुद्दे पर पार्टी राज्य में बैकफुट पर है। आपको याद होगा जब इन कानूनों की बात चली थी और एनआरसी को अपडेट किया जा रहा था, तो 2019 के दिसंबर में भारी हिंसा हुई थी। इस मुद्दे पर आगजनी हुई थी और कई लोग मारे गए थे। शायद यही वजह है कि बीजेपी ने इस बार चुनाव से पहले इन दोनों विवादास्पद मुद्दों से अपनी दूरी बना ली है। इसकी वजह वह महज घुसपैठ का ही मुद्दा उठा रही है। आप जानते हैं घुसपैठ का मुद्दा राज्य में कई दशक पुराना है। यहाँ इस मुद्दे पर 80 के दशक में आसू ने बड़े पैमाने पर आंदोलन किया था, जिसे असम आंदोलन के नाम से जाना गया। और उसी के बाद जो नई पार्टी बनी आसू की, असम गण परिषद, वह सत्ता में आई। प्रफुल्ल कुमार महंत युवा मुख्यमंत्री बने। असम के इतिहास में सबसे युवा मुख्यमंत्री थे। भृगु कुमार फुकन गृह मंत्री बने और एकदम युवकों की सरकार बनी थी। बहरहाल यह तब की बात है। उसके बाद राज्य में उल्फा का उग्रवाद भी शुरू हुआ और घुसपैठियों के मुद्दे पर और लंबे समय तक खूनी दौर चला। अब यह सब काफ़ी हद तक शांत है, लेकिन अब ये एक भाजपा की रणनीति में बदलाव देखने को आया है कि उसने सीएए और एनआरसी से कुछ दूरी बना ली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी हाल में जब असम दौरे पर गए थे तो उन्होंने इन दोनों मुद्दों का कोई जिक्र नहीं किया। और राज्य में होने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ऊपरी असम के शिवसागर का दौरा कर चुके हैं और वहाँ 1 लाख से ज़्यादा लोगों को ज़मीन के पट्टे बांट चुके हैं। अब बात विपक्षी कांग्रेस की। कांग्रेस ने 5 राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन बनाया है और हाल में इसका ऐलान किया। इस गठबंधन में बदरुद्दीन अजमल के नेतृत्व वाली AIUDF के अलावा CPI, CPIM और CPI-ML के अलावा आंचलिक गण मोर्चा भी शामिल हैं। इसके लिए जल्दी ही न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय किया जाएगा। हालांकि एकाध मुद्दों पर मतभेद भी है। कांग्रेस इस मुद्दे पर दुविधा में है कि जो बीजेपी की सरकार ने सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों को नियमित स्कूल में तब्दील कर दिया है, उस मुद्दे को न्यूनतम साझा कार्यक्रम में शामिल करने के मुद्दे पे कांग्रेस में राय बटी हुई है। बहरहाल बातचीत चल रही है और कांग्रेस के प्रवक्ता रिपुन बोरा बताते हैं कि भाजपा को सरकार से हटाने के लिए और असम के विकास के लिए यह गठजोड़ बना है। कुछ और क्षेत्रीय दलों के साथ बातचीत चल रही है। हो सकता है निकट भविष्य में कुछ और क्षेत्रीय दल भी इसमें शामिल होंगे। हालांकि कांग्रेस मानती है कि बदरुद्दीन अजमल की पार्टी गठबंधन में है तो भाजपा इस मुद्दे पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर सकती है।
हालांकि एक वरिष्ठ नेता का कहना था कि इस मुद्दे पर गठबंधन के पहले विचार किया गया था और तब माना गया था कि गठबंधन नहीं करने पे भी भाजपा ध्रुवीकरण करेगी। वह तो सांप्रदायिक आधार पे और धर्म के आधार पे ध्रुवीकरण ही उसका प्रमुख हथियार है। इसीलिए 6 दलों ने गठबंधन बनाया है कि बीजेपी के खिलाफ जो विपक्षी वोट हैं उनमें बिखराव न हो, एकजुट रखा जा सके। और आपको बता दूं कि फिलहाल असम में बीजेपी की सरकार है। वर्ष 2016 के चुनाव में इसने कांग्रेस सरकार को सत्ता से हटाया था। सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री बने थे। राज्य में 124 सीटें हैं। तब पिछली बार बीजेपी 89 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 60 सीटें जीती थी। दूसरी ओर कांग्रेस 122 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन महज 26 सीटों पर ही सिमट गई थी। और एक क्षेत्रीय दल असम गण परिषद 30 सीटों पर लड़ी थी और 14 पर उसके उम्मीदवार जीते थे। बाद में उसने सरकार में शामिल होने का फैसला किया था और उसके कुछ नेता मंत्री भी बने थे। और बदरुद्दीन अजमल आप जानते हैं, उनकी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है उनकी पार्टी। और जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, धुबड़ी हुआ निचले असम में या ऊपरी असम के कई इलाके हैं, जोरहाट और नौगांव का इलाका है, तेजपुर का इलाका है, तो कई विधानसभा इलाकों में मुस्लिम वोट निर्णायक है। तो वहाँ बदरुद्दीन अजमल और उनकी पार्टी का खासा असर है। हालांकि वर्ष 2016 के चुनाव में उन्होंने 74 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन महज 13 सीटों पर ही कामयाबी मिल सकी। और विधानसभा चुनाव में पिछली बार सीपीआई जो 15 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन उसका खाता भी नहीं खुल सका था। इसी तरह सीपीएम और सीपीआई-एमएल का भी खाता नहीं खुला था। विधानसभा में 126 सीटें हैं हाल में। हालांकि सर्वेक्षण एक आया था, उसमें कहा गया है कि बीजेपी असम में फिर एक बार सत्ता में लौट सकती है और उसे बीजेपी गठबंधन को 73 से 81 सीटें मिल सकती है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 36 से 44 सीटों पर विजय मिल सकती है। इसी में कहा गया था कि बदरुद्दीन अजमल की पार्टी को महज 5 से 9 सीटें मिलेगी। और अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो सर्वेक्षण के रिपोर्ट में कहा गया था कि एनडीए को 43%, यूपीए को 35%, बदरुद्दीन अजमल की एआईयूडीएफ को 8% और दूसरों को 40% वोट मिल सकते हैं। जहां तक मुद्दों की बात है, इस बार एनआरसी और सीएए ही विपक्ष का प्रमुख हथियार है, जबकि बीजेपी का प्रमुख हथियार होगा बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ। और अमित शाह ने अपने दौरे में इसके संकेत भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की अगुवाई वाला गठजोड़ जीता तो राज्य में घुसपैठ का दौर एक बार फिर तेज होगा। तो इस बार वहाँ भी मुकाबला दिलचस्प होने की संभावना है। अब देखना है कि सीएए और एनआरसी का हथियार कितना कारगर होता है विपक्ष के लिए और इससे बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचता है। हालांकि बीजेपी ने इसकी काट के लिए राज्य के विकास और बांग्लादेश के घुसपैठ के पारंपरिक मुद्दे को उठाने की तैयारी की है और इसी की तर्ज पर उसके नेता भी तमाम बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस और विपक्ष के आने से घुसपैठ बढ़ेगी। बहरहाल राजनीतिक मुद्दे हैं, तस्वीर कुछ और साफ होगी आने वाले दिनों में, तब मैं फिर आपको बताऊंगा। समीकरण राजनीति में आप जानते हैं, चुनाव के समय लगातार बनते बिगड़ते रहते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। चलते चलते एक बार फिर याद दिला दूं कि अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और टिप्पणी करें। धन्यवाद।